देखिए, हम लोग लास्ट क्लास में बात की सर्किट ब्रेकर के इंट्रोडक्शन के बारे में। सर्किट ब्रेकर के इंट्रोडक्शन में हमने देखा कि सर्किट ब्रेकर फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू उसके पास दो कॉन्टैक्ट है। वो दोनों कॉन्टैक्ट जो है एक क्लोज्ड चैम्बर में रखा हुआ है जिसमें ऑलरेडी जो इंसुलेटिंग फ्लूइड है। उसी इंसुलेटिंग फ्लूइड में जो है दोनों कॉन्टैक्ट रखा हुआ है। जब हम लोग नॉर्मल कंडीशन में देखते हैं तो नॉर्मल कंडीशन में जो है आर्क नॉर्मल कंडीशन में जो दोनों कॉन्टैक्ट्स है दोनों कॉन्टैक्ट्स क्लोज पोजीशन में होता है। ओके, यानी कि रिमेन इन कांटेक्ट विथ ईच अदर, है ना। इसके यहाँ तक हम लोग स्टडी किए थे। जैसे ही अब नॉर्मल कंडीशन होता है देन आउट ऑफ टू कॉन्टैक्ट्स जो हमारे पास फिक्स्ड कॉन्टैक्ट हैं, मूविंग कॉन्टैक्ट हैं, मूविंग कॉन्टैक्ट क्या ट्राई करता है, मूव अवे, दूर जाने के लिए फ्रॉम द फिक्स्ड कॉन्टैक्ट जस्ट टू isolate the faulty section, just to interrupt the circuit or nothing. Okay, but in this duration जब मूविंग कॉन्टैक्ट जो फिक्स कॉन्टैक्ट से दूर होता है to isolate the faulty section, to isolate the fault, to interrupt the circuit, then one problem comes in front. ओके, वो एक प्रॉब्लम के रूप में आता है आर्क, यानी कि वहां पे आर्क का फॉर्मेशन होता है। आर्क का फॉर्मेशन होता है। आर्क जो मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, दैट इज जस्ट ओनली द कॉलम ऑफ आयोनाइज्ड गैसेस, यानी कि आयोनाइज्ड पार्टिकल का एक कंटिन्यूअस कॉलम है। ऑफकोर्स जब कंटिन्यूअस कॉलम है तो उसके चलते भी करंट फ्लो करेगा, है ना। तो यहाँ पे जो आर्क फॉर्मेशन होने का या आर्क इनिशिएशन होने का जो कॉज था हमारा, दैट इज जस्ट ओनली ड्यू टू द पोटेंशियल ग्रेडियंट बिटवीन द कॉन्टैक्ट, है ना। हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे, प्लीज जस्ट राइट इन द चैट। ओके, हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे तो वहाँ पे दोनों कॉन्टैक्ट के बीच में जो है सफिशिएंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जा रहा था, जिसके कारण जो है वहाँ पे आर्क इनिशिएट हो गया। आर्क इनिशिएट हो गया यानी कि वहां पे जो है आयोनाइज्ड गैस पार्टिकल का जो है फॉर्मेशन होना शुरू हो गया और उसके पास वेलोसिटी है तो वो मूव करने लगा और मूव करने लगा तो कंटिन्यूअस जो वहाँ पे करंट कंडक्शन हुआ। ओके, दैट इज कॉल्ड आर्क। अब मैंने देखा कि हम लोग ने देखा क्या, तो वहाँ पे जो आयोनाइज्ड गैस पार्टिकल्स हैं, ओके, वहाँ पे कंटिन्यू आर्क का फॉर्मेशन हुआ। ओके, और वो आर्क मेंटेन जो है जस्ट ड्यू टू थर्मल आयोनाइजेशन, यानी कि टेम्परेचर के चलते जो आयोनाइज्ड गैस पार्टिकल का फॉर्मेशन हुआ। ओके, तो उसको हम लोग थर्मल आयोनाइजेशन कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ तक बात कर चुके। तो सर्किट ब्रेकर का जो मेन फंक्शन था वो मेन फंक्शन ये था कि सर्किट को ब्रेक करना, सर्किट को ब्रेक करना, टू आइसोलेट द फॉल्ट, फॉल्ट को आइसोलेट करना। ओके, कहीं पे फॉल्ट हो रहा है तो उस फॉल्टी पार्ट को, फॉल्टी सेक्शन को हेल्दी सेक्शन से अलग करना। ओके, ये सब उसका फंक्शन था। तो उसके लिए मूविंग कॉन्टैक्ट जब मूव किया तो एक एक्स्ट्रा जो प्रॉब्लम हुआ आर्क का फॉर्मेशन, तो फॉल्ट को आइसोलेट करने के लिए हम लोग को आर्क को क्या करना होगा, इंटरप्ट करना होगा, है ना। आर्क को इंटरप्ट करना होगा, आर्क को एक्सटेंड करना होगा, आर्क को क्वेंच करना होगा। गॉट इट? आई थिंक ऑल ऑफ यू गॉट इट रिगार्डिंग दिस, है ना। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए किसी को, नहीं ना, ना। तो हम लोग ने यहाँ पे आर्क इंटरप्शन या आर्क एक्सटेंशन का हम लोग बात कर रहे हैं। तो आर्क एक्सटेंशन के जाने से पहले हम लोग ये देखना चाहेंगे, इट इज वेरी नेसेसरी टू नो अबाउट द फैक्ट, उस फैक्ट के बारे में, वो फैक्ट जो आर्क फॉर्म करने के लिए कॉज है। जो हम लोग ने बात किया, दैट इज जस्ट ओनली द पोटेंशियल ग्रेडियंट बिटवीन द कॉन्टैक्ट एंड the ionized gas particle between the contact.
तो यहाँ पे आर्क एक्सटेंशन करने का मतलब क्या हो गया कि हम लोग यहाँ पे बेसिक से चल रहे हैं कि जिसके कारण आर्क का फॉर्मेशन हुआ है, अगर उसी कारण को यहाँ से रिमूव कर दिया जाए देन आर्क इंटरप्ट हो जाएगा इजिली, है ना। अगर उसी कारण को जिस कारण से वो मेंटेन्ड है, जिस कारण से आर्क फॉर्म हुआ है, ओके, अगर उस कारण को रिमूव कर लिया जाए देन आर्क ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ऑटोमेटिकली आर्क क्या हो जाएगा, इंटरप्ट हो जाएगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगा, है ना। देन हम लोग ने बात किया कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आर्क, मेंटेनेंस ऑफ आर्क, okay, there are two causes. First one is the potential gradient between the contacts, यानी कि दोनों कॉन्टेक्ट के बीच में जो पोटेंशियल ग्रेडियंट हुआ, ओके, अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है यहाँ पे सिंपल, ओके, पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि माइनस डी बाई डी एस, यानी कि चेंज इन डिस्टेंस, जो भी हमारा डिस्टेंस हुआ यहाँ पे, ओके, ये डिस्टेंस डेल एक्स है, माइनस डेल यू बाई डेल एक्स भी लिख सकते हैं। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट के कारण जो है आर्क इनिशिएट हुआ, फॉर्म हुआ। तो अगर हम लोग जो है इस पोटेंशियल ग्रेडियंट को घटाएं, ओके, इस पोटेंशियल ग्रेडियंट को घटाना हो तो हम लोग क्या करेंगे, वोल्टेज के साथ में, बट इसके डिस्टेंस को तो हम लोग बढ़ा सकते हैं। अगर ये डिस्टेंस बढ़ गया तो ये बढ़ जाएगा, और ये बढ़ जाएगा तो ये क्या होगा, तो घट जाएगा, है ना। यानी कि ऑल ऑफ यू एग्री, है ना। अगर हम लोग जो है सर्किट ब्रेकर के दोनों कॉन्टेक्ट के बीच का डिस्टेंस जो है अगर बढ़ा दे तब पोटेंशियल ग्रेडियंट का वैल्यू क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का अगर वैल्यू रिड्यूस हो गया तो जो पोटेंशियल ग्रेडियंट आर्क को मेंटेन करने के लिए सफिशिएंट था, अब आर्क क्या हो जाएगा, एक्सटिंग्विश हो जाएगा, है ना। जो पोटेंशियल ग्रेडियंट आर्क को मेंटेन करने के लिए बना हुआ था, जहां तक जिस पोटेंशियल ग्रेडियंट के कारण जो है कंटिन्यूअस जो है आयोनाइज्ड गैस पार्टिकल्स मूव कर रहा था, वो अगर हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट का वैल्यू घटा देने और बात करते हैं, और स्टार्टर वगैरह में या डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर में आपको याद होगा सिंपल कि हम लोग कॉइल को एनर्जाइज किए, या 3 पॉइंट स्टार्टर में कॉइल को एनर्जाइज किए, वो सफिशिएंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगा रहा है, सफिशिएंट, है ना। तो कॉइल को एनर्जाइज करने में जो वोल्टेज है, अगर वोल्टेज को घटा दिए तो वो वोल्टेज घटेगा तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है उसके वो भी घट जाता है, तो सफिशिएंट फोर्स नहीं लगा पाता, तो कॉन्टैक्ट क्लोज नहीं हो पाता है ना। जिसे हम 3 फेज इंडक्शन मोटर में पढ़े थे, याद होना चाहिए। ओके, देन नो सुभाष, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू नॉट पोटेंशियल ग्रेडियंट, दिख रहा है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या किए कि अगर हम लोग जो है पोटेंशियल ग्रेडियंट के वैल्यू को घटाना है तो उसके लिए हम लोग दोनों के कॉन्टैक्ट के बीच का डिस्टेंस बढ़ाएंगे। तो जिस पोटेंशियल ग्रेडियंट के कारण कंटिन्यू आर्क फॉर्म हो रहा था, मेंटेन था, अब जब वही पोटेंशियल ग्रेडियंट का वैल्यू घट गया, ओके, तो आर्क हमारा क्या हो जाएगा, इंटरप्ट हो जाएगा। ओके, आर्क इंटरप्ट हो जाएगा, लेकिन ये मेथड जो है वो डिजायरेबल नहीं है। क्योंकि डिजायरेबल इसलिए नहीं है कि जब इन दोनों कॉन्टैक्ट के बीच का डिस्टेंस अगर बढ़ाते हैं आप, तो डिस्टेंस बढ़ेगा, तो यानी कि वो जो सर्किट ब्रेकर का कॉन्टैक्ट है जो एक इंसुलेटिंग क्लोज चैम्बर में रखा हुआ है, क्लोज चैम्बर में, इंसुलेटिंग नहीं, क्लोज चैम्बर में रखा हुआ है, तो जब हम लोग डिस्टेंस बढ़ाएं तो उसका चैम्बर का साइज भी बढ़ना चाहिए, है ना। तो उससे क्या होगा, जो ओवरऑल जो है सर्किट ब्रेकर का साइज जो है वो बढ़ जाएगा। ओके, सर्किट ब्रेकर का साइज बढ़ जाएगा, then this method is not suitable for the high voltage system practically, got it। फिर तो टाइम मोर लगेगा, सब लगेगा सर, है ना। बट अभी हम लोग उस कॉज को देख रहे हैं कि जिस कॉज के कारण जो है हमारा आर्क फॉर्म हुआ और मेंटेन है, सिर्फ कॉज को देख रहे, ये मेथड नहीं है ना, ये कॉज हम लोग किसी भी तरह से जो है उस कॉज को रिमूव करना चाहते हैं। सेकेंड वन क्या है, याद रखेंगे, इस कॉज को जस्ट आ रहे हैं, इसकी रिगार्डिंग मेथड बात करेंगे। सेकेंड टर्म क्या है, आयोनाइज्ड गैस पार्टिकल बिटवीन द कॉन्टैक्ट, जो दोनों कॉन्टैक्ट्स के बीच में आयोनाइज्ड गैस पार्टिकल है वो एक कॉज है। ऑफ कोर्स आयोनाइजेशन नहीं होता तो आर्क नहीं फॉर्म होता, तो हम लोग को आर्क इंटरप्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे
एक्चुअली है क्या कि सर्किट ब्रेकर के कॉन्टेक्ट के बीच में जो भी आर्क है, ओके, वो आर्क यानी कि क्या है, वो आर्क है, यानी कि वो आयोनाइज्ड गैस पार्टिकल है ना, वो आयोनाइज्ड गैस पार्टिकल है। तो हम लोग यहाँ पे वही बात कर रहे हैं, आयोनाइज्ड गैस पार्टिकल। तो आर्क बिटवीन द कॉन्टैक्ट्स ऑफ द सर्किट ब्रेकर, ओके, वो क्या कंसिस्ट कर रहा है, आयोनाइज्ड गैस पार्टिकल। क्या वैक्यूम कर दे रहे, क्यों ये सब सोच रहे हो? अभी रुको गुलशन, वेट करो भाई, आगे आप ही लोग बोलेंगे। ओके, पहले मैं जो बोल रहा हूँ वो देखो। ओके, तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि जब वो आर्क आयनाइज्ड गैस पार्टिकल को कंटेन करता है और हम लोग को आर्क को एक्सटिंक्ट करना है, देन आर्क एक्सटिंक्शन या आर्क इंटरप्शन इज पॉसिबल ओनली व्हेन जो दोनों कॉन्टेक्ट के बीच में जो गैप है उसको हम लोग डी आयोनाइज करते, यानी कि जो जिस रेट से वो आयोनाइजेशन हो रहा था उससे ज्यादा रेट से अगर डी आयोनाइजेशन करना शुरू कर दे, ओके, किसी भी तरह से, यानी कि किसी भी तरह से जो डी आयोनाइजेशन जो हम लोग करना शुरू कर दे, ओके, तो वो क्या होगा, आयंस जो फॉर्म हो रहा था वो डी आयोनाइज होना शुरू हो जाएगा, न्यूट्रल पार्टिकल्स बनना शुरू हो जाएगा, है ना, एक मॉलिक्यूल फॉर्म कर जाएगा। तो क्या होगा, आर्क मेंटेन ही नहीं रह पाएगा, है ना। तो यहाँ पे जो डीआयोनाइजेशन का प्रोसेस है या हम लोग यहाँ पे आयन को रिमूव करने का प्रोसेस है, वो हमारा है कि हम लोग करते क्या है कि वहाँ पे एयर और गैस प्रोवाइड करते हैं, अलग से हम लोग एयर और गैस प्रोवाइड करते हैं एट हाई प्रेशर, बहुत ज्यादा प्रेशर पे एयर का ब्लो करवाते हैं, ओके, दैट मे बी द फोर्स कन्वेक्शन या टर्बुलेंस, ओके, यानी कि बहुत जैसे पानी का बौछार लगता है, तो पानी का बौछार लगता है और पानी बूंद बूंद गिरा तो उतना मजा आता है भाई, उससे ज्यादा लगा तो चलो नहा रहे अच्छा लग रहा है, लेकिन पानी का बौछार आने जाए तो वो चोट लगेगा, बिकॉज उसके पास सफिशिएंट मोमेंटम होगा, प्रेशर होगा, वेलोसिटी होगा, तो वहाँ पे पार्टिकल्स आप देखेंगे मूवीज वगैरह में देखिए, सलमान खान की मूवी में ये बस पानी का बौछार होता है, बस कपड़ा फट के चला जाता है, गॉट इट। तो वो कहीं ना कहीं रियलिटी भी है कि पानी का जो है, ओके, हाँ पता था, आप जवाब सुन लेते, मूवी तो आप ही देखते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि हाई प्रेशर पे एयर गैस को हम लोग प्रोवाइड करके जो भी आयोनाइज है वहां से रिमूव करते हैं, उसको डी आयोनाइज करते हैं। तो ये दो कॉज था, पोटेंशियल ग्रेडियंट बिटवीन द कॉन्टैक्ट्स या आयोनाइज्ड गैस पार्टिकल बिटवीन द कॉन्टैक्ट, ओके, यही आर्क इंटरप्शन करने के लिए अगर हम इन दोनों चीज पे ध्यान देंगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आर्क इंटरप्ट हो जाएगा। नाउ हम लोग स्टडी करते हैं मेथड्स ऑफ आर्क एक्सटिंक्शन और मेथड ऑफ आर्क इंटरप्शन इन द सर्किट ब्रेकर, यानी कि सर्किट ब्रेकर में जो है आर्क एक्सटिंक्ट करने का क्या मेथड है, आर्क एक्सटिंक्ट करने का मेथड क्या है, तो यहाँ पे हम लोग दो मेथड बात करेंगे, ध्यान से देखिएगा। हम लोग यहाँ पे दो मेथड बात करेंगे। फर्स्ट मेथड इज द हाई रेसिस्टेंस मेथड। हाई रेसिस्टेंस मेथड को ही हम लोग क्या कहते हैं, हाई और रियोस्टैटिक मेथड, रियोस्टैट रेसिस्टेंस। सेकेंड मेथड जो है हमारा वो लो रेसिस्टेंस मेथड है, या जीरो करंट इंटरप्शन मेथड है। ओके, हम लोग दोनों मेथड को एक एक करके भी स्टडी करेंगे कि हम लोग दोनों मेथड में करते क्या हैं। फर्स्ट मेथड,
दैट इज द हाई रेसिस्टेंस मेथड। ओके, तो इस तरह के आर्क एक्सटेंशन के मेथड में हम लोग क्या करते हैं, हाई रेसिस्टेंस यानी कि हम लोग आर्क का रेसिस्टेंस बढ़ाते हैं। आर्क का रेसिस्टेंस इस वैल्यू तक बढ़ाते हैं सो दैट कि उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो है ऑफकोर्स रेसिस्टेंस बढ़ेगा। याद रखेंगे आर्क जो है वो फुल्ली रेसिस्टिव नेचर का होता है। ओके, रेसिस्टिव नेचर का होता है, यानी कि आर्क के क्रॉस जो वोल्टेज होगा और आर्क के थ्रू जो करंट होगा दोनों हमेशा सेम फेज में होगा। ओके, तो अगर रेसिस्टिव नेचर है देन आई इक्वल टू वी बाई आर। अगर हम लोग रेसिस्टेंस बढ़ाएंगे तो करंट का वैल्यू क्या होगा, करंट का वैल्यू घटेगा नहीं, यानी कि आर का रेसिस्टेंस का वैल्यू इस तरह से बढ़ाएं सो दैट कि करंट का वैल्यू जो है इतना घट जाए तो वो इनसफिशियंट हो जाए आर्क को मेंटेन करने। आर्क को मेंटेन करने में यानी कि आर्क जो है यहाँ पे हो क्या रहा है, आर्क को मेंटेन करना। ओके, आर्क को मेंटेन करने में इनसफिशियंट हो जाए विदाउट द पॉसिबिलिटीज ऑफ रीस्ट्राइकिंग ऑफ आर्क। रीस्ट्राइकिंग जो भी हम लोग बात करेंगे। ओके, रीस्ट्राइकिंग क्रिकेट में सुनते हैं रीस्ट्राइक है ना, स्ट्राइक पे है कोई नहीं, धोनी रीस्ट्राइक पे है तो ये स्ट्राइक पे है। ओके, तो स्ट्राइक करना मतलब यहाँ पे जिस वोल्टेज के कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क पुनः बनने के लिए आर्क पुनः बन जाए या करंट पुनः फ्लो करने लगे देन दैट इज द रीस्ट्राइकिंग। यहाँ पे हाई रेसिस्टेंस मेथड में हम लोग कर क्या रहे हैं कि जो भी आर्क का रेसिस्टेंस है उस आर्क के रेसिस्टेंस को हम लोग क्या करते हैं, एक सफिशियंट वैल्यू तक या हाई वैल्यू तक बढ़ाते हैं। हाई वैल्यू तक हम लोग तब तक बढ़ाते हैं जब तक कि करंट का वैल्यू जो है इतना ज्यादा ना घट जाए सो दैट कि वो आर्क को मेंटेन करने में इनसफिशियंट रह जाए, वो आर्क को मेंटेन ही नहीं कर पाए विदाउट रीस्ट्राइकिंग द आर्क। यानी कि आर्क जो है पुनः स्ट्राइक ना करे, पुनः स्ट्राइक ना करे, यानी कि ये जो आपका फिक्स कांटेक्ट है और ये जो मूविंग कांटेक्ट है पुनः स्ट्राइक नहीं करने का मतलब क्या है कि आर्क फिर से जो है कंटिन्यूअस ना हो जाए, यानी कि वो आर्क क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। ओके, तो आर्क पुनः स्ट्राइक ना करे यानी कि पुनः करंट ना फ्लो करे, उसके पॉसिबिलिटीज के बिना। ओके, उसके पॉसिबिलिटीज के बिना जो है वहां पे अगर करंट का वैल्यू इतना घट जाए सो दैट कि वहां पे आर्क को मेंटेन ना कर पाए देन हम लोग वहां तक रेसिस्टेंस को बढ़ाते हैं। गॉट इट? ओके, नाउ क्या लिखें सुबह, आर्क का रेसिस्टेंस होता है क्या, मतलब दुनिया का कोई भी ऐसा कंडक्टिव पार्टिकल्स नहीं है, आयोनाइजेशन नहीं है जिसका रेसिस्टेंस नहीं होता है। मटेरियल का रेसिस्टेंस होता है, आर्क को पार्टिकल से। तब तो सर्किट तो कंप्लीट होगा ही नहीं। हाँ, क्या सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, क्या क्या लिख रहे हो ये? आर्क का रेसिस्टेंस नहीं, दुनिया में जितना कंडक्टिव मटेरियल है सबका रेसिस्टेंस होता है, इंसुलेटिंग मटेरियल का भी होता है। आर्क आयन नहीं है ना भाई, आयन का रेसिस्टेंस नहीं होगा। गॉट इट? तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, जो मैंने बताया कि हम लोग हाई रेसिस्टेंस मेथड में रेसिस्टेंस को हाई करते हैं सो डेट हम उसके करंट के वैल्यू को बहुत कम कर पाए, घटा पाए सो डेट कि वो जो है आर्क को मेंटेन करने में सफिशियंट या इनसफिशियंट फील। ओके, करंट का वैल्यू इतना घटाते हैं। तो बात ये हुआ कि हम लोग रेसिस्टेंस को हाई करेंगे कैसे, देन द आर्क रेसिस्टेंस को हम लोग किस तरह से बढ़ाएंगे। तो आर्क रेसिस्टेंस को हम लोग यहाँ पे सर्किट ब्रेकर में 4 तरह से बढ़ाते हैं। फर्स्ट जो मेथड है हमारे पास वो है कूलिंग ऑफ आर्क।
cooling of arc. सर्किट ब्रेकर क्लोज नहीं होगा, सर्किट ब्रेकर तो भाई अभी तक क्लोज ही है। आपका कॉन्टैक्ट खुला तो फिर आर्क जो फॉर्म किया तो वो कंटिन्यूअस कंडक्टिव पाथ बना दिया ना। तो कूलिंग ऑफ आर्क, इस मेथड में कूलिंग ऑफ आर्क यहाँ बात ही हो रहा है कि आर्क को कूल कर देना। ओके, यानी कि इस मेथड में लोग क्या करते हैं, इट इज जस्ट ओनली टू अचीव द कंडीशन आफ्टर द रिकॉम्बिनेशन ऑफ आयोनाइज्ड पार्टिकल्स। ऑफ कोर्स थर्मल आयोनाइजेशन के चलते आर्क मेंटेन्ड है नहीं, तो थर्मल आयोनाइजेशन के चलते आर्क मेंटेन्ड है। तो और आर्क क्या है, आयोनाइज्ड पार्टिकल है। तो अगर आयोनाइज्ड पार्टिकल का रिकॉम्बिनेशन करवा दिया जाए, देन आफ्टर द रिकॉम्बिनेशन वहां पे क्या होगा, आर्क जो है, जब आयन ही नहीं रहा तो आर्क नहीं रह पाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, बाई कूलिंग द आर्क, यानी कि आर्क को कूल करने के द्वारा जो है आर्क में जो भी हीट है, आर्क से हम लोग हीट को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। जब आर्क से हीट को रिमूव करते हैं तो वो ठंडा हो गया, तो ठंडा हो गया तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, आर्क का रेसिस्टेंस को हम लोग बढ़ा लेते हैं, है ना। कूलिंग ऑफ आर्क यानी कि आर्क को हम लोग कूल करके उसके रेसिस्टेंस को बढ़ाते हैं। रेसिस्टेंस को बढ़ाना यानी कि वहाँ पे कंडक्टिव पाथ को कम करना, यानी कि कंडक्शन कम होना। कंडक्शन कम होगा तो ऑफकोर्स ऑटोमेटिकली रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कंडक्शन किसके चलते हो रहा है, आयोनाइज्ड गैस पार्टिकल के कारण हो रहा है। जब आयोनाइज्ड गैस पार्टिकल है उसके चलते कंडक्शन हो रहा है। ओके, तो आयोनाइज्ड गैस पार्टिकल किसके चलते मेंटेन है, टेम्परेचर के कारण। अगर टेम्परेचर यानी कि हम लोग उसी को ठंडा कर दे तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। जब टेम्परेचर डाउन हो जाएगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है टेम्परेचर हम लोग कम करेंगे, वहां पे क्या होता है, हीट को हम लोग रिमूव कर लेते हैं। हीट को जब रिमूव कर लेंगे तो वहां पे टेम्परेचर डाउन होगा, तो आयन मेंटेन नहीं रह पाएगा। आयन मेंटेन नहीं रह पाएगा तो आर्क जो है खत्म हो जाएगा। ओके, और कूल कैसे करते हैं, तो हम लोग जो है आर्क को कूलिंग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आर्क को कूल एयर के कांटेक्ट में लाते हैं। ओके, जो भी कूल एयर है, ठंडा एयर, उसको हम लोग सर्कुलेट करवाते हैं वहां से पाइप, या हम लोग एयर को, कूल एयर को जो हम लोग फोर्सली फ्लो करवाते हैं। ओके, तो फोर्सली फ्लो करवाते हैं तो जो भी आयन से वहां पे टेम्परेचर के कारण मेंटेन्ड है, तो जब हम लोग कूल एयर को भेजेंगे तो कूल एयर के कांटेक्ट में आएगा। तो कूल एयर के कांटेक्ट में आया तो टेम्परेचर क्या होगा, घट जाएगा। ओके, विशेष है ना। हाँ, सेकेंड मेथड है हमारा बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ आर्क, यानी कि आर्क का लेंथ बढ़ाने के द्वारा। आपको हम लोग जानते हैं R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। अगर आर्क का लेंथ बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस क्या होगा, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, है ना। जब लेंथ बढ़ जाएगा तो आर्क का रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। हम लोग को यही करना है हाई रेसिस्टेंस मेथड, यानी कि हम लोग रेसिस्टेंस बढ़ा लिए, है ना। यानी कि हम लोग बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ आर्क, हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंपल आर्क का रेसिस्टेंस बढ़ा रहे हैं। आर्क का रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो उसके थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है वो करंट का वैल्यू घटेगा और वो आर्क को मेंटेन नहीं कर पाएगा। क्लियर है। सी बाय रिड्यूसिंग द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ आर्क, ऑफ कोर्स R इज प्रोपोर्शनल टू A। अगर A घटेगा तो R क्या होगा, हमारा बढ़ेगा। हाई रेसिस्टेंस करना है, देन सिंपल हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया को बढ़ा देंगे
और क्रॉस सेक्शन एरिया को घटा देंगे और क्रॉस सेक्शन एरिया को घटा के हम लोग रेसिस्टेंस को क्या कर लेंगे, बढ़ा लेंगे। रेसिस्टेंस हमारा बढ़ जाएगा तो हमारा मोटो कंप्लीट हो गया। तो ये 3 मेथड है ना। फोर्थ बी, बाई splitting the arc। स्प्लिटिंग द आर्क, आर्क को स्प्लिट करके कैसे कम करेंगे पूजा देखेंगे हम लोग। उसके लिए हम लोग ब्लास्टिंग करेंगे। आप ऐसे देख सकते हो, देखो जैसे तो ये भी ध्यान में आया होगा कि हम लोग जो है लेंथ कैसे बढ़ाएंगे। तो लेंथ बढ़ाने के लिए हम लोग मूविंग कॉन्क्रीट को बस बढ़ाते चले जाएंगे तो लेंथ बढ़ते चला जाएगा, नहीं लेंथ बढ़ जाएगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नॉजल के द्वारा जो है एयर को फ्लो करवाते हैं। यहाँ पे जो आर्क का फॉर्मेशन हुआ है, और सोचो आर्क का थिकनेस ये थिकनेस है। अगर हम लोग यहाँ से यहाँ तक जो एक नॉजल से जो है हम लोग इसको जो है एक नॉजल से एक वेलोसिटी से हम लोग एयर प्रोवाइड करें तो ये क्या होगा, इतने पार्ट को लेके उड़ जाएगा। नहीं, ये यहाँ से यहाँ तक जो आयंस है वो आयंस, हाँ आगे देखेंगे हम लोग, सारा सर्किट ब्रेकर में देखेंगे जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं। ओके, हम लोग सारा देखेंगे डिटेल में कि कैसे हमारा जो क्रॉस सेक्शन एरिया घटता है बढ़ता है, वो सारा दिखेगा। रेडियल ब्लास्ट होता है वहाँ पे, एक्सियल ब्लास्ट होता है। रेडियल ब्लास्ट यही हुआ है ना, रेडियल ब्लास्ट, एक्सियल ब्लास्ट होता है। ओके, वो हम लोग सारा चीज देखेंगे, डोंट वरी। अभी हम लोग यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, जो आर्क का रेसिस्टेंस है उसको आर्क को स्प्लिट करके भी हम लोग बढ़ा सकते हैं। स्प्लिट करना मतलब छोटा छोटा टुकड़ा में, है ना, यानी कि जो लार्ज आर्क है, इतना बड़ा आर्क है, इसको छोटे छोटे टुकड़ा में बांट के हम लोग आर्क को स्प्लिट करके हम लोग आर्क के रेसिस्टेंस को बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके बीच में एक प्लेट्स को इंसर्ट करते हैं। ऑफकोर्स अगर आर्क को इंटरप्ट करना होगा, ओके, तो जैसे देखो यहाँ पे आगे देखेंगे आप लोग, ये कॉन्टेक्ट है, ये आर्क बना, ये आगे आपको दिखेगा, ये आर्क शूट है। ओके, तो ये आर्क जो है धीरे धीरे ये आर्क रनर है ना, ये आर्क यहाँ जाता है इस तरह से। ओके, ये देखो लेंथ भी बढ़ रहा है इसका। ओके, और साथ साथ यहाँ पे ये जो है प्लेट्स, ये प्लेट्स क्या कर रहा है, इसको छोटा छोटा टुकड़ा में बांट रहा है। दिख रहा है आपको, ये दिखेगा आपको, मैं पढ़ाऊंगा एयर सर्किट ब्रेकर में, IMCB में भी लगा होता है। वेरी गुड। ओके, एयर सर्किट ब्रेकर में मैं दिखाऊंगा आपको। तो आर्क को स्प्लिट करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे, मेटल कंडक्टर लगाएंगे, कंडक्टिंग प्लेट देंगे बीच में, या हम लोग इंसुलेटिंग प्लेट देंगे, कौन बताएंगे। इंसुलेटिंग प्लेट देंगे। स्प्लिट मतलब तोड़ना छोटे छोटे पार्ट्स में। कंडक्टिंग देंगे, इतने सारे इंसुलेटिंग लिखे हैं साले। और कोई कहाँ है भाई, सारे स्टूडेंट मुझे दिखते नहीं है। अभिलाषा, निशा शेखर, प्राची, रोशनी, पूजा, गर्ल्स में श्रीधर, आपका राहुल, धीरज, अभिषेक, वेयर आर यू। सभी लोग क्लास में हैं या नहीं है। आरती राय इंसुलेटिंग, अभय, अभिलाषा, अभिषेक सिंह इंसुलेटिंग।
इंसुलेटिंग। अनामिका रानी, अंजलि, अंतेश, ओके, शफाक, इंसुलेटिंग, फातिमा, बरखा, दीपक, दीपा रानी, दीपक, गुलशन, इंद्रमणि चौधरी, इंसुलेटिंग। खुशबू, किशन, कृष्णा, लेखिका सिन्हा, ममता, राजकुमारी, निशा, सागर, कंडक्टिंग। पप्पू, प्रदीप, पूजा, राहुल, राजीव, राम गोविंद, रत्नेश, रविकांत वर्मा, रुचि, रिंकी, सागर, सपना, संजीव, सौरभ, शर्मा गोविंद, शशि, शिवम, आनंद, नेहा, सोनाली, सुभाष, सुनील, सुप्रिया, वंदना, योगेंद्र, विशेष, विकास, शैलेश। कंडक्टिंग प्लेट को इंसर्ट करेंगे तो कैसे इसका जो है आर्क का रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। कंडक्टिंग का हम लोग क्या किए, आर्क को स्प्लिट किए, स्प्लिट करने के लिए बीच में कंडक्टिंग प्लेट को आपने कहा रखेंगे। तो कंडक्टिंग प्लेट के कारण किस तरह से जो है आर्क का रेसिस्टेंस बढ़ेगा, टेल मी। आरती राय, किस तरह से जो है इंसुलेटिंग प्लेट को रखेंगे तो आर्क का रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। पूजा। सर हम्म, सर आर्क से सर हाई करंट फ्लो होता है सर, तो अगर इंसुलेटिंग से डाल देंगे सर तो उससे करंट को फ्लो होने मतलब रेजिस्टेंस सर वो प्रोवाइड करेगा, इसलिए सर इंसुलेटिंग डालेंगे। ओके। और एनी अदर, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पूरे प्लेट पे। ओके। और एनी अदर, सागर कंडक्टिंग, बोलो सागर। कंडक्टिंग प्लेट डालेंगे तो क्यों आपका आर्क का रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। लेंथ बढ़ जाएगा। ऐसे ही लिख देते हैं भैया। कौन जवाब देंगे कंडक्टिंग में डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा आर्क का। इंसुलेटिंग का जवाब दिया आरती। और कोई इंसुलेटिंग का जवाब देंगे इसके अलावा। कोई कंडक्टिंग का जो जवाब देना चाहते हैं सामने आओ भाई। आई वांट टू लिसन टू यू। नो एनीवन। सर सर रेसिस्टेंस को कम करना है तो स्प्लिटिंग के स्प्लिट करके कर रहे हैं, तो वहाँ जितना ही कम रेसिस्टेंस होगा अगर इंसुलेशन डालेंगे तो रेसिस्टेंस कम होगा तो उससे करंट और आर्क कम होगा। ओके, सेम आंसर। और एनीवन। चलो कोई नहीं। आइए बताओ यहाँ पे आर्क मेंटेन किसके कारण है, हाई टेम्परेचर के कारण। टेम्परेचर हाई यानी कि जब टेम्परेचर ज्यादा है तो इंसुलेटर वहां पे कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा या इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी उसका मेंटेन रहेगा। टेल मी। कंडक्टिंग की तरफ जब इंसुलेटर को डाल दिए तो वो कंडक्टर बन गया ना भाई। हाँ, वो तो अपनी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी को लॉस कर देगा ना। तो हम इंसुलेटर कैसे डालेंगे, हम लोग तो वो डालना है जो इंसुलेट करे, उसके रेसिस्टेंस को बढ़ा दे। लेकिन कंडक्टर, अगर हम लोग हाई टेम्परेचर पे कंडक्टर को रखते हैं तो उसकी रेसिस्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगा। कंडक्टिविटी क्या होगा, घटेगा। ओके, यही कहने के हम लोग जो बीच में आप सब चीज देखो। मैं हमेशा कहता हूँ है ना कि सिर्फ इंसुलेटर का बेसिक प्रॉपर्टी आपने याद कर लिया, बट उसके साथ ये भी बेसिक प्रॉपर्टी था कि वो हाई टेम्परेचर या टेम्परेचर बढ़ाने पे उसका इफेक्ट क्या होगा। आप ये भी याद रखो ना
ठीक है। यहाँ पे आपने देखा भाई आर्क का रेसिस्टेंस बढ़ाना है तो इंसुलेटर दे दिए तो इंसुलेटर से रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा, लेकिन जिस आर्क का रेसिस्टेंस बढ़ाना है वो आर्क किसके कारण मेंटेन्ड है? हाई टेम्परेचर के कारण। और जब हाई टेम्परेचर है तो वहां पे जो इंसुलेटर है वो आपका कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेगा ना, नहीं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, आर्क को स्प्लिट करने के लिए हम लोग बीच में कंडक्टिंग प्लेट प्रोवाइड करते हैं, वो छोटे छोटे पार्ट में बांट देता है और उस तरह से हम लोग रेसिस्टेंस को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। क्लियर है? देन देयर आर 4 मेथड्स टू इंक्रीज द रेसिस्टेंस ऑफ द आर्क। ओके, कूलिंग ऑफ आर्क, increasing the length of arc, reducing the cross sectional area of arc by splitting the arc. But in this process, इस तरह के प्रोसेस में जो है आर्क का रेसिस्टेंस तो हाई हो जाता है, आर्क का रेसिस्टेंस हाई हो गया और जो भी आपका इस सिस्टम का अधिकांशता जो एनर्जी है, ओके, जब रेसिस्टेंस बढ़ेगा, ओके, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी टेम्परेचर के कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी रिलीज होगा सर्किट ब्रेकर के कॉन्टेक्ट के द्वारा रिसीव होगा, तो उसके लिए सडनली क्या होगा, ओके, बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगा। आपको जब टेम्परेचर कम होगा रेसिस्टेंस बढ़ेगा, ओके, तो जो भी आपका आयंस बना हुआ था वो आयंस डीआयोनाइज हो गया, रिमूव हो गया, है ना, तो वहां पे उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो उसके पास एनर्जी था वो एनर्जी तो रिलीज होगा ना, नहीं, वो एनर्जी रिलीज होगा। जब वो एनर्जी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुआ तो उसके लिए जो है सर्किट ब्रेकर में का मैकेनिकल स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए, सर्किट ब्रेकर का मैकेनिकल स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। सर्किट का ब्रेकर का मैकेनिकल स्ट्रेंथ हाई होना चाहिए, यानी कि सर्किट ब्रेकर का कॉन्टेक्ट जो है इसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ इस तरह से डिजाइन किया जाए सो दैट जो उसके मैकेनिकल उसके द्वारा जो सडन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रहा है, ओके, उस एनर्जी को अपने पास वो रिसीव करने में वो सक्षम हो। ओके, तो ये इसका ड्रॉबैक है कि हम लोग उसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ हाई होना चाहिए। साथ साथ इस मेथड का ये भी ड्रॉबैक है कि हम लोग जो है रेसिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं लेंथ को बढ़ाने के लिए, तो ज्यादा लेंथ नहीं बढ़ा सकते हैं, यानी कि हम लोग हाई करंट को इंटरप्ट इससे नहीं कर सकते, क्योंकि जितना ज्यादा करंट होगा, अब सोचो जितना ज्यादा वैल्यू होगा करंट का, ओके, अगर करंट का बहुत ज्यादा वैल्यू है तो V/R रेसिस्टेंस के वैल्यू को बहुत ज्यादा बढ़ाना होगा, तब तो इसके वैल्यू को हम लोग घटा सकते हैं ना, नहीं, तो इसके वैल्यू को बहुत ज्यादा घटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि आर के रेसिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं, क्रॉस सेक्शन घटा रहे हैं, कूलिंग कर रहे हैं, स्प्लिटिंग कर रहे हैं, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है क्या करे भाई, अपना नंबर लिखिए भाई, व्हाट आर यू डूइंग, यह नंबर का आदान प्रदान करना है भाई। ग्रुप नहीं मांगा जाता, आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है? रूम मालिक का नंबर लेना तो यहाँ से दोनों हटिए, वहां से हटिए और कॉल की जाएगी। यहाँ डिस्कशन का पार्ट है भाई आपका ये। मैंने बोला कि व्हाट्सएप ग्रुप है आपके लिए बाबू, वहां पे जाके मांगो, यहाँ पे क्या लिख रहे भाई? ओके, तो हम लोग जो है हाई रेसिस्टेंस मेथड के साथ रिस्ट्रिक्शन लग गया, क्योंकि हम लोग ज्यादा रेसिस्टेंस को बढ़ा भी नहीं सकते हैं फॉर द हाई वैल्यू ऑफ करंट, यानी कि हाई वैल्यू ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट को घटाने के लिए रेसिस्टेंस का वैल्यू जितना बढ़ाना है उतना ज्यादा बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा, बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा तो बहुत ज्यादा उसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ होना चाहिए, देन इट इज नॉट सो गुड फॉर हाई करंट एसी सर्किट ब्रेकर। तो हम लोग इस तरह के मेथड को कहाँ हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इसको हम इस्तेमाल करते हैं डीसी सर्किट ब्रेकर, डीसी सर्किट ब्रेकर में, या जिसका जो है करंट का वैल्यू लो हो, या आपका पावर एसी सर्किट ब्रेकर में। तो ये आपका हो गया आपका हाई रेसिस्टेंस मेथड। आई थिंक नो प्रॉब्लम, नहीं ना, नो। ओके, नाउ अब हम लोग जो स्टडी करेंगे वो है हमारा लो रेसिस्टेंस मेथड।
लो रेसिस्टेंस मेथड या जीरो करंट इंटरप्शन मेथड, यही मेथड हम लोग हमेशा बात करते हैं। और इसी मेथड में हम लोग बात करते हैं सर्किट ब्रेकर में जो आर्क का फॉर्मेशन हो रहा है उसको जो है कोई वैल्यू हो हमारा, उस वैल्यू को इस मेथड से जो है इंटरप्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो लो रेसिस्टेंस मेथड है, वो लो रेसिस्टेंस मेथड जो है वो सिर्फ एसी सर्किट ब्रेकर के लिए एप्लीकेबल, एसी, क्योंकि डीसी में तो हमारा हमेशा कांस्टेंट करंट फ्लो करता है और एसी ही है ओके जिसके करंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है, वैरी करता है। नहीं भाई, हाँ, जिसके करंट का मैग्नीट्यूड वैरी करता है, और यही एसी है जिसमें आप देखेंगे आफ्टर एवरी हाफ साइकिल, हर एक हाफ साइकिल के बाद इसी में जीरो आता है ना। ये देखो, एक हाफ साइकिल कंप्लीट जीरो, एक हाफ साइकिल कंप्लीट जीरो, यानी कि हर एक फुल साइकिल में 2 बार जीरो आता है। ओके, यानी कि खुद से जीरो होता है। गॉट इट। तो यहाँ पे जो एसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट जो खुद से जीरो हो रहा है, जो उसका अपना इसका नेचर है, ओके, इसी फीचर को, एसी के इसी फीचर को हम लोग यूटिलाइज करते हैं आर्क को इंटरप्ट करने के लिए। Hence it is called जीरो करंट इंटरप्शन मेथड, यानी कि हम लोग जो है जिसमें फॉल्ट करंट का वैल्यू बहुत ज्यादा हाई है ना, बट इसका वैल्यू कभी ना कभी तो जीरो हो रहा है, नहीं हो रहा है, हाँ, कभी ना कभी इसका वैल्यू जो है जीरो हो रहा है। तो जिस इंस्टेंट पे जीरो हो रहा है, ओके, यानी कि एट द इंस्टेंट ऑफ जीरो करंट हम लोग करंट को इजीली इंटरप्ट कर सकते हैं, क्योंकि उस समय तो करंट ऑटोमेटिक पहले से जीरो हो गया, यानी कि उस करंट के कोरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगा वो ऑब्वियस है कि उस समय क्या होगा, बहुत कम होगा और जीरो होगा। ओके, तो उस समय हम लोग इजीली जो है आर्क को इंटरप्ट कर सकते हैं। वही अगर फॉल्ट करंट या आर्क को इंटरप्ट करना हो इसके अलावा कोई पॉइंट पे, यानी कि जीरो करंट इंस्टेंट के अलावा किसी और इंस्टेंट पे अगर हम लोग को आर्क को इंटरप्ट करना पड़ेगा, तो उस समय हमारे पास जो वोल्टेज होगा उस आर्क के क्रॉस, ओके, ये हमारा फिक्स कांटेक्ट है, ये मूविंग कांटेक्ट है, इन दोनों के बीच में आर्क बना, इसके बीच में जो वोल्टेज है, ओके, दैट इज द रीस्टैकिंग वोल्टेज और आर्क वोल्टेज, दोनों हम लोग डिफाइन करेंगे, डोंट वरी। ओके, तो अगर आप जो है इस जीरो इंस्टेंट के अलावा किसी और पॉइंट पे अगर जो है करंट को इंटरप्ट करना चाहेंगे, तो वहां पे हाई ट्रांजिएंट वोल्टेज अपीयर होगा अक्रॉस द कॉन्टैक्ट गैप, अक्रॉस द कॉन्टैक्ट्स ऑफ सर्किट ब्रेकर, हाई ट्रांजिएंट वोल्टेज। ट्रांजिएंट यानी कि जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, जैसे जैसे जो है उसका वैल्यू चेंज हो रहा है, मतलब हर एक स्टेट पर उसका वैल्यू चेंज होना। मैंने कब बोल दिया विशेष कि लो रेसिस्टेंस होगा तो करंट जीरो होगा? भाई अपने मन से कुछ भी ज्यूम कर रहे हैं क्या? मैंने बोला है कि लो रेसिस्टेंस यानी कि जीरो करंट। ये तो मेथड का नाम है, तो ऊपर जो मेथड है उसका मैं एक्सप्रेशन में यही कर रहा है, लो रेसिस्टेंस मेथड इक्वल टू जीरो करंट इंटरप्शन। इसका मतलब ये हो गया भाई। मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं भाई। अरे ऐसा आप थिंक कैसे कर सकते हैं? फिफ्थ सेमेस्टर में चले गए हो। ओके, तो हम लोग यहाँ पे वो दोनों नाम है, डोंट वरी, जो दोनों यहाँ पे बात करेंगे। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ओके, यहाँ पे दो मेथड है हमारे पास।
हाई रेजिस्टेंस मेथड में लोग चार तरह से रेजिस्टेंस को बढ़ाए, लो रेजिस्टेंस मेथड में या जीरो करंट इंटरप्शन मेथड में हमारे पास जो है दो मेथड है। पहला मेथड उसको कहते हैं रिकवरी रेट थ्योरी। ओके, रिकवरी रेट थ्योरी, इसी को हम लोग कहते हैं वोल्टेज रेस थ्योरी। वोल्टेज रेस थ्योरी, ओके, इसी को हम लोग कहते हैं क्लिपिंस थ्योरी। क्लिपिंस थ्योरी। दूसरा मेथड जो है हमारा वो है एनर्जी बैलेंस थ्योरी। ओके, इसी को हम लोग कहते हैं कैसिस थ्योरी। दो मेथड है हमारा। एक मेथड कहता है रिकवरी रेट थ्योरी। ओके, यानी कि किस रेट से हम लोग रिकवर कर रहे हैं। ओके, किस रेट से रिकवर कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रिकवरी रेट थ्योरी। तो यहाँ पे जो आर्क है हमारा, दैट इज जस्ट ओनली द कॉलम ऑफ आयोनाइज्ड गैसेस। ऑल ऑफ यू नो, है ना, आर्क इज ए कॉलम ऑफ आयोनाइज्ड गैसेस। ओके, अब आर्क को इंटरप्ट करना है ना, आर्क को इंटरप्ट करना है, इलेक्ट्रॉन्स है उसमें, आयंस है, उसको जो है रिमूव करना होगा। नहीं, उसको रिमूव करना होगा। ओके, उसको किस तरह से हम लोग को रिमूव करना होगा, उसको आपस में रिकम्बाइन करवा के रिमूव करवाना होगा। ऑफकोर्स पहले तो वो एयर, पहले वहां पे जो भी इंसुलेटिंग फ्लूइड था वो तो पार्टिकल्स के रूप में ही था, वो तो आयोनाइज था नहीं, है ना। आयोनाइज हो गया इलेक्ट्रॉन के डिसलॉज होने के कारण, इलेक्ट्रॉन के नॉक आउट करने के कारण, है ना। तो वहां पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारे आयन जो हैं, अगर उन्हें रिकम्बाइन कर दिया जाए, ओके, तो यहाँ पे रिकम्बाइन हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को, आयंस को अगर रिकम्बाइन कर दे तो आर्क क्या होगा, इजिली इंटरप्ट हो जाएगा, है ना। और ये जो हम लोग प्रोसेस करते हैं रिकम्बिनेशन प्रोसेस, वो हम लोग करते हैं एट नेचुरल जीरो करंट इंस्टेंट। नेचुरल जीरो, है ना, नेचुरल जीरो यानी कि ये नेचुरल जीरो यानी कि खुद से जहां जीरो हो रहा है, खुद से, हम लोग जीरो नहीं कर रहे हैं, खुद से जीरो देखो हो रहा है। तो जिस इंस्टेंट पे ये खुद से जीरो हो रहा है, उसी को हम लोग कह रहे हैं नेचुरल जीरो करंट इंस्टेंट। तो नेचुरल जीरो करंट इंस्टेंट पे अगर रिकम्बिनेशन प्रोसेस हम लोग करवाएं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स और आयंस को रिकम्बाइन करवाएं, ओके, तो आर्क इजिली इंटरप्ट हो जाएगा, हो जाएगा ना भाई, आर्क इजिली इंटरप्ट हो जाएगा। अब सोचो, जिस रेट से, ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन में कोलिजन हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, ओके, तो जिस रेट से कांटेक्ट गैप में, कांटेक्ट गैप यानी कि फिक्स कांटेक्ट और मूविंग कांटेक्ट के बीच में जिस रेट से आपका आयोनाइजेशन हो रहा है, ओके, उससे ज्यादा रेट से अगर आयन को डी आयोनाइज करना शुरू कर दे, यानी कि आयन को रिमूव करना शुरू कर दे, तो आर्क हमारा इंटरप्ट हो जाएगा। जिस रेट से हमारा आयन बढ़ रहा है उससे ज्यादा रेट से, है ना। जैसे मान लेते हैं कि कोई भी एक बॉडी जो है ओके 20 किलोमीटर पर आवर से इस डायरेक्शन में स्पीड चल रहा है, अगर हम इसको 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से इसको अपोज करें, तब भी तो ये 10 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड होगा ही, आगे तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा ना भाई। प्रैक्टिकल एग्जांपल हमारा, ओके, अगर 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से उल्टा आप अपोज करेंगे, ओके, तो हो सकता है ये कांस्टेंट रुक जाए, लेकिन जैसे इसका कम वैल्यू होगा वैसे ही बढ़ जाएगा। लेकिन जैसे अगर 20 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा इसका स्पीड हो गया, ओके, 20 से ज्यादा हो गया, तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा,
उल्टा हो जाएगा। तो ठीक उसी तरह हम लोग बात कर रहे हैं कि जिस रेट से हमारा कोई भी हमारा मटेरियल आयोनाइज होना शुरू हुआ है, उससे ज़्यादा रेट से उसको रिकम्बाइन करना शुरू कर दे तो आर्क हमारा इजीली इंटरप्ट हो जाएगा ना। तो यहाँ पे जिस रेट से, है ना, जिस रेट से एयर गैप, यानी कि जो भी आपका एयर गैप है या कांटेक्ट के बीच का गैप है, ओके, जिस रेट से आर्क जो है, ओके, सॉरी मेरा तबियत ठीक नहीं लग रहा है, मैंने बोला कि द रेट एट विच द contact gap recover its dielectric strength, जिस रेट से वो रिकवर कर रहा है, अगर उससे कंपेयर करें हम लोग, जिस रेट से जो है गैप के क्रॉस वोल्टेज बढ़ रहा है, ओके, ध्यान देंगे मेरी बात यहाँ पे, रीस्ट्रैकिंग वोल्टेज, आगे हम इसको डिटेल में करेंगे, जस्ट इसके बाद आ रहे हैं हम लोग, तुरंत आ रहे हैं, ओके। रीस्ट्रैकिंग वोल्टेज, ओके, रीस्ट्रैकिंग वोल्टेज सिंपल क्या है, ये एक फिनोमेनन है कॉरेस्पॉन्डिंग टू द इंस्टेंट आफ्टर जीरो करंट इंस्टेंट। जीरो करंट इंस्टेंट के बाद जो भी इंस्टेंट आ रहा है उसके बाद का फिनोमेनन ये बताता है रीस्ट्रैकिंग वोल्टेज। रीस्ट्रैकिंग वोल्टेज है क्या, ये ट्रांजिएंट वोल्टेज है। ट्रांजिएंट वोल्टेज यानी कि जैसे जैसे टाइम चेंज होगा वैसे वैसे उसके वोल्टेज का वैल्यू चेंज होगा, और ये वोल्टेज जो है हमेशा इन दोनों कॉन्टेक्ट के क्रॉस अपीयर होगा, इन दोनों कॉन्टेक्ट के क्रॉस अपीयर होगा एट द इंस्टेंट ऑफ आर्क बीइंग एक्सटिंग्विश्ड, यानी कि जिस समय आर्क को इंटरप्ट किया जा रहा है, जिस समय आर्क को इंटरप्ट किया जा रहा है उस समय इस आर्क के क्रॉस जो ट्रांजिएंट वोल्टेज होगा दैट इज कॉल्ड रीस्ट्रैकिंग वोल्टेज, ओके, रीस्ट्रैकिंग वोल्टेज, यानी कि हम लोग एट द इंस्टेंट ऑफ जीरो करंट, नेचुरल जीरो करंट, हम लोग आर्क को इंटरप्ट करने का कोशिश कर रहे हैं, नहीं, तो उस इंस्टेंट पे जो कांटेक्ट गैप के क्रॉस वोल्टेज होगा दैट वोल्टेज इज कॉल्ड रीस्ट्रैकिंग वोल्टेज, दैट वोल्टेज इज कॉल्ड ट्रांजिएंट वोल्टेज। अब ये रीस्ट्रैकिंग वोल्टेज क्या होता है, ओके, आर्क को पुनः रीस्ट्रैक करवाता है, मतलब पुनः स्ट्रैक करवाता है, ओके, पुनः स्ट्रैक करवाना मतलब पुनः आर्क को फॉर्म कर देना। अभी हम डायग्राम एक बनाएंगे, डोंट वरी, ओके, जिसमें सारा चीज क्लियर होगा। पुनः आर्क को फॉर्म करवाना, तो जिस रेट से अगर हमारा जो है रीस्ट्रैकिंग वोल्टेज बढ़ने का रेट, ये रीस्ट्रैकिंग वोल्टेज के बढ़ने का रेट, ओके, और ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बढ़ने का रेट है। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बढ़ने का रेट रीस्ट्रैकिंग वोल्टेज के बढ़ने के रेट से ज्यादा है ना। कहने का सेंस क्या है, ग्राफिकली हम यहाँ शो कर रहे हैं कि अगर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ यानी कि इंसुलेटिंग फ्लूइड का ताकत है, ये ना स्ट्रेंथ है ना, जो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है, ओके, तो इंसुलेटिंग फ्लूइड का ये ताकत है। अगर हम लोग एक सर्टेन रेट से इसको बढ़ाना शुरू कर दे, सर्टेन रेट से अगर इसको बढ़ाना शुरू कर दे तब तो वो कंडक्टिंग होने ही नहीं देगा अपने पाथ को, यानी कि जहाँ पे इंसुलेटिंग फ्लूइड है तो उस इंसुलेटिंग फ्लूइड का अगर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हम लोग बढ़ाएं तो वो उस वोल्टेज तक क्या करेगा, जिस वोल्टेज तक उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो कंडक्ट होने ही नहीं देगा, है ना। यानी कि दोबारा जो है एक बार आयन जो बन गया, उसके बाद जो है वो आयन को फॉर्म होने ही नहीं देगा, ओके। और रीस्ट्रैकिंग वोल्टेज अगर बढ़ रहा है, ओके, अगर रीस्ट्रैकिंग वोल्टेज के बढ़ने का रेट बढ़ रहा है, जिस रेट से वो बढ़ रहा है, अगर उससे ज्यादा रेट से
अगर हम लोग डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को बढ़ा दे तो आर्क हमारा क्या हो जाएगा? टेल मी, आर्क हमारा क्या हो जाएगा? इंटरप्ट हो जाएगा, क्योंकि फर्दर वो आयन को बनने ही नहीं देगा, है ना। और वही अगर जो है रीस्टैकिंग वोल्टेज के बढ़ने का रेट डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बढ़ने के रेट से जो है ज्यादा हो तो आर्क परसिस्ट रहे, यानी कि आर्क कभी खत्म होगा ही नहीं, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज का वैल्यू है उससे ज्यादा वोल्टेज जो है रीस्टैकिंग वोल्टेज का है, और रीस्टैकिंग वोल्टेज के कॉरस्पॉन्डिंग आर्क क्या होता है? पुनः स्ट्राइक करता है। तो ये हमारा जो यहाँ पे आप देख रहे हैं वोल्टेज के बीच में रेस हो रहा है ना, वोल्टेज के बीच में रेस हो रहा है, इसलिए इसको वोल्टेज रेस थ्योरी कहते हैं, रिकवरी रेट थ्योरी। आप यहाँ देख रहे हैं कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को हम लोग पुनः रिकवर कर रहे हैं, पुनः हम लोग उसके वैल्यू को बढ़ा के जो है हम लोग उसको रिकवर कर रहे हैं, हेंस इट इज कॉल्ड रिकवरी रेट थ्योरी। और चूंकि ये फिजिसिस्ट स्लीपेंस के द्वारा दिया हुआ है, हेंस इट इज कॉल्ड स्लीपेंस थ्योरी। क्लियर है? आई थिंक नो प्रॉब्लम, है ना। ना जो सेकेंड मेथड है हमारा एनर्जी बैलेंस थ्योरी। ओके, एनर्जी को बैलेंस रखना है। तो आप सोचो कि जो यहाँ पे आर्क का फॉर्मेशन हुआ, आर्क के पास जो एनर्जी है वो किस रूप में है? हीट एनर्जी के रूप में है ना भाई। आर्क के पास जो एनर्जी है वो हीट एनर्जी के रूप में है। अब हीट एनर्जी यहाँ पे दो समय जीरो होगा, सिर्फ दो समय जीरो होगा। एक वो समय जिस समय जैसे ही फॉल्ट हुआ तो उस कंडीशन में जो है जो फिक्स कांटेक्ट होगा और मूविंग कांटेक्ट होगा, दोनों हमेशा क्या होगा? क्लोज पोजीशन में होगा, रिमेन्स इन कांटेक्ट नहीं। ओके, एक इस समय जो है हीट जीरो होगा। दूसरा कंडीशन हमारा क्या है? ओके, कि जब इसके बीच में आर्क रिमूव हो गया, ओके, जब आर्क रिमूव हो गया उस समय इसका हीट जीरो होगा ना भाई। हाँ, यानी कि जो हीट का जनरेशन इसमें हो रहा है पहले धीरे धीरे बढ़ रहा है और फिर एक समय घट जाएगा। इस समय इसका रेसिस्टेंस जीरो है और इस समय रेसिस्टेंस इसका इनफाइनाइट है। क्यों? क्योंकि इस समय फॉल्ट हुआ उस समय क्लोज कांटेक्ट में है, इसमें फॉल्ट खत्म हो गया यानी कि आर्क आपका इंटरप्ट हो गया तो उस समय ओपन कंडीशन में है, दोनों कांटेक्ट, रेसिस्टेंस इनफाइनाइट है, बोल सकते हैं हम लोग। बट इन बिटवीन दिस पॉइंट हीट एनर्जी स्ट्रेस होगा, कुछ ना कुछ हीट एनर्जी होगा ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? एनर्जी बैलेंस थ्योरी में ये कहता क्या है कि आर्क डू नॉट इंटरप्ट, आर्क इंटरप्ट नहीं होता है if the rate of heat generation is rate of heat generation is more than the rate of heat removal। अगर हीट रिमूवल का जो रेट है, ओके, उस रेट से ज्यादा हीट जनरेशन का रेट है, हीट जनरेशन यानी ये टेम्परेचर ज्यादा, और जब टेम्परेचर जैसे ज्यादा हो तो हम लोग जानते हैं टेम्परेचर जलते ही वहां पे आर्क मेंटेन है नहीं। तो अगर दोनों हीट एनर्जी है ना, एनर्जी बैलेंस, ओके, दोनों एनर्जी है तो हीट की रिमूवल करने का रेट जो है अगर हीट की जनरेशन करने के रेट से ज्यादा हो, इन दैट केस जो है वहां पे आर्क इंटरप्ट नहीं होगा। यानी कि आर्क कब इंटरप्ट होगा? आर्क उस समय इंटरप्ट होगा जब हीट के रिमूवल करने का रेट जो है वो हीट के जनरेशन होने के रेट से क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए, तब आर्क फाइनली क्या हो जाएगा? इंटरप्ट हो जाएगा, है ना। तो मैंने नहीं,
तो मैंने यहाँ पे दो कंडीशंस बताया कि यहाँ पे हीट जनरेशन जो 0 हो रहा है वो दो कंडीशंस है, जब कॉन्टैक्ट हमारा फुल्ली क्लोज्ड है ना, यानी कि रिमेन इन कॉन्टैक्ट, और दूसरा हमारा जो है जब कॉन्टैक्ट फुल्ली ओपन है। ओके, तो यहाँ पे हो क्या रहा है इन दिस टू कंडीशन, मैंने बोला कि एक बार रेसिस्टेंस 0 और एक बार रेसिस्टेंस इनफाइनाइट। तो इन दोनों के बीच के कंडीशन में जो है हीट जनरेट हो रहा है सर्टेन रेट से, कुछ रेट से जो है हीट जनरेट होगा। तो ओके, ऑफकोर्स ये फॉल्ट जिससे वो इंस्टेंट है, ऐसे में जब फॉल्ट कंप्लीटली खत्म हो गया हीट जनरेशन 0 हो गया, वो इंस्टेंट है। तो दोनों के बीच के कंडीशन में हीट जो है किसी ना किसी कंडीशन से है, हीट कुछ ना कुछ वैल्यू से इंक्रीज कर रहा है ना। तो सर्टेन रेट से जो हीट जनरेट हो रहा है, अगर हम लोग उससे ज्यादा रेट से हीट को रिमूव करना शुरू कर दे, किस तरह से, बाय पुलिंग द आर्क को रिमूव करके, आर्क के लेंथ को बढ़ाकर, आर्क के क्रॉस सेक्शनल एरिया को घटाकर, इस तरह से करके अगर हम लोग हीट को रिमूव कर दे तो हीट का रिमूवल का रेट जो है हीट की जनरेशन के रेट से ज्यादा हो जाएगा, और जब ऐसा ज्यादा हो जाएगा तो आर्क क्या हो जाएगा, इजीली इंटरप्ट हो जाएगा। गॉट इट? आई थिंक नो प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस, है ना। तो हम लोग यहाँ पे ये जो मेथड है एक्चुअली, अब ये सारे मेथड हमने पढ़ा कि हाई रेसिस्टेंस मेथड, इसमें हम लोग जो है हम लोग ने पढ़ा कि वही